स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू सिलेबस है फ़िज़िक्स का 9th क्लास का। उसमें हम लोगों ने एक सैम्पल पेपर उठाया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि सेक्शन ए में MCQs होते हैं 12 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पेपर के अंदर मैंने सॉल्व किए हैं ये MCQs, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ मैस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है ABCD, इसमें हमारे पास जो मैस है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड अगर हम MCQs में देखें तो वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन अ सेल्सियस स्केल इज़, सो जैसे कि आप सबको पता है कि केल्विन जो है वो ज़ीरो पे अगर हम उसका कंपैरिजन करें सेल्सियस स्केल का तो वो -273 होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन के 273 केल्विन के इक्वल होता है। उससे करेक्ट ऑप्शन जो है वो A है। डेंसिटी का सिंबल आप सबको पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है यहाँ पे हमारे पास। फिर अगर हम उसमें देखें तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं जैसे कि हमारे पास हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जैसे कि आप सबको पता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी हैं और अब्दुल सलाम भी हैं। लेकिन जो फंडामेंटल फोर्स के बारे में जिन्होंने बात की थी वो है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर बात की है। द फोर्सेस विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज़ नोन एज, ज़ाहिर सी बात है इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन भी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें, यहाँ पे शोज़ कर रहा है कि जो अपवर्ड कर्व है इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास वो क्या होगी, मूविंग विद इंक्रीज स्पीड, ठीक है, अपवर्ड की अगर हम बात करें। सो सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें ये बताया गया है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द नट, द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस विल बी। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे पास जो डेटा है अगर आप उसको देखें, सबसे पहले हम ज़ाहिर सी बात है डेटा को लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0.3 मीटर है, ठीक है। तो हम अगर जब मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फार्मूला है वो, जैसे कि आप सबको पता है कि टॉर्क जो है वो किसकी इक्वल होता है, F/d होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और डिस्टेंस 0.3 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 6 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद। अब देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था P=ρgh। अब रो और जी जो है अगर मैं उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है P=h। इट मीन्स कि हमारे पास प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट यानी डेप्थ। तो उसके अकॉर्डिंग, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो MCQs बनता है वो डेप्थ बनता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस दैन अ नॉन स्लिपरी वन बिकॉज ऑफ डैश। सो देखें ये हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से हमारे पास जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा वॉक करना, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है फ्रिक्शन का, उसमें से एक पॉइंट उठाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपने पढ़ा होगा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में कि हम जो चल सकते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 MCQs है, थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इन अ calm lake as the net sinks its open fully underwater, spreading out its mesh evenly compared to the moment it's left your hand. Where is the net's center of mass now? देखिए हमारे पास जितना उस कॉलम का जो वाटर कॉलम होगा जितना वो लो होगा उतना वो जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि लोअर द वाटर कॉलम करते हैं उतना हमारे पास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा हमारे पास।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू जाउल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो न्यूटन मीटर होता है वो इक्वल होता है जाउल के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास वर्क का जो यूनिट है वो है वर्क इक्वल है एनर्जी के, और एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल है। ठीक है, तो वर्क के अंदर दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एफ इंटू डी। तो एफ हमारे पास न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और डी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो उस डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है। तो अगर आप न्यूटन मीटर को इक्वल करें तो वो किसकी इक्वल आएगा? 1 जूल के इक्वल आएगा, यानी एनर्जी की इक्वल आएगा। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय द स्टिक, डस्ट फ्लाइज ऑफ द कारपेट, इट इज़ मेनली ड्यू टू, यहाँ पे हमारे पास इनर्शिया की वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो फ्लाई करेगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स। सो ये आपके पास थे जी एमसीक्यूज़। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेक्शन बी के जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं, सॉरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें एक चॉइस होती है, यानी आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसमें ये चॉइस ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ एक और वाला क्वेश्चन है, यानी आप इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपके सामने ये एक ई शीट है, आप देखें उसमें एग्जैक्ट, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एक ई शीट पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उन्होंने नंबर लिखा हुआ है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग देनी है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और फिर उसके बाद आपने अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन का नाम लिखने की, सेक्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोगों ने, आपके पास जगह है, उस जगह के अंदर आप जो कुछ मैनेज कर सकते हैं लिख लें। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना। ये नहीं करना कि आपने किसी और क्वेश्चन नंबर के ऊपर वो आपने लिख लिया हो। ठीक है, अब जैसे देखें ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसने अगर ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है, मीन्स के उसकी अगर ये डायग्राम रहती थी तो उसने पार्ट 2 में लिख दी है, तो वो उसकी कंसिडर जो है वो पार्ट 2 में होगी, और पार्ट 2 में तो वो पूछा ही नहीं गया, पार्ट 2 में तो कुछ और पूछा गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने इसी लाइंस के अंदर ही उसको जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, आप लोगों ने मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आप लोगों की वो सारा जो आंसर है वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, क्वालिटी को अच्छा करना है, क्वांटिटी को ज़्यादा इतना भी नहीं करना। अब देखें यहाँ पे उन्होंने डायग्राम को मेंशन किया है, तो साइड पे जो है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। सो देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, आपने पहले तो एक्सप्लेन ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्यों वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्यों डिस्टेंस से डिफरेंट होती है। तो अब मेरे पास एक सैम्पल पेपर है जो कि आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, पहले बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप शुरू में ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, वो भी बेस्ट है, डी एफ माइनस डी आई। और आप इसकी डायग्राम एक अब देखिए यहाँ पे भी ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और इसका भी वर्जन बता दूं कि अगर आपके पास एक कर्व लाइन है और उसमें आप एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपका ये जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जस्टिफिकेशन करनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों जो है वो डिफरेंस है डिस्टेंस से भी, और वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो अटैम्प्ट हुआ है वो दूसरे वाला पार्ट और वाला हुआ है। ठीक है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बस कंपेयर टू बाईसाइकिल इवन इफ़ बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड। तो जाहिर सी बात है, इनर्शिया की बात यहाँ पे की गई है, तो इनर्शिया की आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें, और देखें आपने जो भी आंसर है, ठीक है, उसको उस लाइंस के अंदर ही उसको मैनेज करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना। और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो बात है, यानी जो इसके अंदर जैसे देखें ना, यहाँ पे जो मेन बात थी वो हाईलाइट की हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसने यही चेक करना होता है कि यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है, यानी जैसे इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मैथ्स के ऊपर, और इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैथ्स के। तो ये मेन इसके अंदर बात थी। अब इस बात को अगर वो जो स्टूडेंट है वो हाईलाइट कर देगा, तो जो एग्जामिनर है उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जितनी आप एग्जामिनर के लिए आसानियाँ करेंगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ ना मिस हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकें। ठीक है।
ठीक है। मतलब आपके पास आपने अगर उसमें डायग्राम बनानी है, उसमें इक्वेशन लिखनी है, आपने उसमें फार्मूला लिखना है, तो वो हाईलाइट करके लिखें, ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो कि यहाँ पे उसका एक नंबर मैं काट दूँ, ठीक है। अक्सर बच्चे होते हैं ना 3 to 4 लाइन्स में लिख देते हैं, ठीक है। हो सकता है उनमें से 3 to 4 लाइन जब आप लोग लिखें तो उसमें कोई एक मिस्टेक हो जाए, कोई एक लाइन रह जाए, कोई कट जाए, ठीक है, तो वो तो एक नंबर आपसे कट जाएगा। लेकिन जब आपने इस तरह की इतनी चीज़ें लिखी होगी, ठीक है, इक्वेशन लिखी होगी, हाईलाइट किया होगा, डायग्राम बनाई होगी, हाईलाइट किया होगा, तो फिर वो कहेगा कि नहीं मैं इसमें से इसके कहाँ से नंबर कटिंग करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो नंबर दिए हैं स्टूडेंट को वो फुल दिए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट के जो है नंबर डिटेक्ट कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमारे पास आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और आपने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है आपके पास, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है डाउनवर्ड, ज़ाहिर सी बात है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड होती है हमारे पास। तो इसी तरह आपने भी क्या करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर वही जो है वो उसका आंसर लिखना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन नंबर होगा उसी के अंदर ही आपने उसका आंसर नंबर लिखना होगा। आप देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी। ये अब देखें, ये आप लोगों ने थर्मोकपल के बाद एक चैप्टर 7 के अंदर क्वेश्चन है, सॉरी वो सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है, उसके अंदर आपने क्या करना था कि उसके अंदर 3 से 4 बातें लिखी हुई थी। एक उसकी सेंसिटिविटी की बात लिखी हुई थी, एक उसके डायमीटर की बात लिखी हुई थी, ठीक है, एक उसके जो है वो जो बल्ब होता है उसके डायमीटर की बात लिखी हुई है, ठीक है। ट्यूब की लिखी हुई है कि जितनी थिन होगी ट्यूब, ठीक है, उतना जो है वो क्या होगा कि सेंसिटिविटी उसकी उतनी हाई होगी, ठीक है। और उसके बाद उसके जो बल्ब की बात है, मटेरियल की बात है, ठीक है, मटेरियल भी क्या होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये ना कि वो उस हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो इस तरह की बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो है 2-3 आपने उनमें से कोई 2-3 लिखने होते हैं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो चले आप 3 पॉइंट्स लिख लें उसमें, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा हाईलाइट करके नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या करना है जी, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे कि आपने वर्क डन से इक्वेशन लेनी है और उससे फिर आपने क्या करना है कि क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन जो है वो एनर्जी की इक्वल होता है, और ये कौन सी एनर्जी होगी, अगर आपने यहाँ पे केस लिया हुआ है एक कि अगर हमारे पास हम किसी भी बॉडी को क्या करें, अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो mgh के इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद भी क्लियर कर सकते थे, यहाँ भी तक भी ठीक है, लेकिन ये कि आप ज़्यादा बेहतर मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, या कोई ऐसा कोई छोटा सा आपने पीस ले लिया है, स्टोन ले लिया है, ठीक है, आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना था थोड़ा सा उसके अंदर कंसिडर, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखनी थी इंग्लिश में। फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि आप इसको अपलिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जो डिस्प्ले यानी जो डिस्टेंस है वो h की इक्वल हो जाएगा, और वो जो mgh है वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डू हाई हील शूज़ ऑफन लीव डेंट्स इन अ सॉफ्ट ग्राउंड वाइल फ्लैट शूज़ डू नॉट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो यानी मेन जो बात है वो है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे भी ना हाईलाइट की हुई है उस बात को। बाकी भी ठीक है, आपने ये बताना है कि वो हाई हील और लो डेंट क्यों डेंट्स होते हैं, वो भी बात, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो हाईलाइट हुआ है वो यही बात है, ठीक है। जो इसके अंदर जो फिज़िक्स थी वो यही थी आपके पास। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इस तरह की ना चीज़ों को हाईलाइट कर दी करें, ताकि जो चेकर है उसके लिए आसानी बनाए। फ़ायदा ये आसानी बनाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी के बारे में बात है, तो उसके अंदर ये अगेन वही बात है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी भी जो है वो बातें लिखनी है, ज़रूरी नहीं है कि बस, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो समझते हैं कि बस यही बात लिखनी है। ये नहीं कि आपने बस यही सिर्फ लिख देना है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी बात ठीक नहीं है। मतलब आपने उसको सारा एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, स्टेट मतलब 3 to 4 लाइन्स में आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये जो हाईलाइट हुई हुई होती है ना बात, ये जस्ट उसकी ना मज़ीद उसको निखारती है, मज़ीद उसकी जो है ना उस क्वेश्चन को खूबसूरत बनाता है।
ये इक्वेशन, ठीक है, ये डायग्राम। ये नहीं कि अब आप लोगों ने ये जी बस आपने एक फार्मूला याद कर लिया और ये इक्वेशन लिख दी, नहीं, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कुछ समटाइम कुछ आपको ना, क्योंकि आप लोग कुछ उसको गलत मतलब उठा लेते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। यहाँ पे देखिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह 3 to 4 लाइंस में जो है उसका डिफरेंस जो है वो बताना है। कोशिश किया करें कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा एक पॉइंट जो है वो जाहिर सी बात है अगर गलत हो जाए तो चले एक ऑप्शन आपके पास होगा कि चले यार हमारा अगर एक पॉइंट गलत हो गया है तो जो चौथा पॉइंट है या पांचवा पॉइंट है वो हमारा ठीक होगा। इक्विलिब्रियम, और आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बताएं, ठीक है। तो डेफिनीशन, ठीक है, और एग्जांपल, और एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है, तो इतना भी ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बेहतरीन लिखा यहाँ पे किया गया है। देखें सबसे पहले आप गिवन लिखें, जो हमें रिक्वायर्ड है वो आप उसका क्वेश्चन मार्क डालें, फिर फार्मूला लिखें, फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अगेन वही कि हम क्यों इतना मुश्किल होता है, ठीक है। सो कुक फूड करना हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल्टीट्यूड के, ठीक है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सो अगेन हाईलाइट किया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, ओके। So as the atmospheric pressure is decreases, the boiling point of the water can decreases, sorry. By increasing heat, we cannot compensate with the problem of cooking. Instead, we would have increased the cooking time of food. ठीक है। सो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ भी नीचे देखें एक ऑप्शन दिया गया है यूज़ फॉर रफ वर्क। ये नीचे जो जगह बनी हुई है यहाँ पे आप लोग अपनी रफ वर्क वगैरह कर सकते हैं। मसलन कोई आपने कैलकुलेशन करनी थी तो वो वहाँ पे कर लें, कोई और आपने कोई डायग्राम को थोड़ा सा मतलब बनाना था पहले कि चेक कर लें, या वो कुछ और होता है जैसे आपने इक्वेशन कोई लिखनी होती है तो आप यहाँ पर चीज़ें लिखा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जस्ट अपना एक रोल नंबर मेंशन किया करें, बाकी कुछ भी ना लिखा करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता है कि वो चीटिंग के केस में जो है वो काउंट होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि आपको आगे एग्जामिनर या कोई इन्विजिलेटर आपको इस तरह आपकी जो है इंसल्ट करे, तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जब रफ वर्क है ऑप्शन जब आप लोगों को मिला हुआ है तो आप इसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जब आप पेपर में बैठे होते हैं और आपसे कोई भी इस तरह की ऊंची आवाज़ में कोई बात कर ले तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जो आपको आता होता है वो भी भूल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, किसी से पूछना हो गया, ठीक है, या इस तरह की देखिए आप लोगों ने अगर पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अपने लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें। ओके, इसके बाद देखें यहाँ पे सेक्शन सी है, हाउ डज द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल डिफरेंट सॉलिड गैस। अब देखें लिक्विड एंड गैसेस, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऊपर से ये एक दिया गया है जी कि 2 मार्क्स का। इट मीन्स कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैसेस के पास 2 मार्क्स हैं। अब आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने पॉइंट्स लिखने हैं, आपने इसके साथ डायग्राम भी बनानी है। सो डायग्राम बहुत मैटर करती है। अब देखिए जैसे हमारे पास है कि इट्स वाइब्रेटर, फिक्स पोजीशन, फिक्स वॉल्यूम, हाई डेंसिटी एंड वाइब्रेट ऑन देयर फिक्स पोजीशन। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सॉलिड, बट आपने क्या करना है, साथ एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, इसी तरह की। जैसे लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, अच्छा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी सॉलिड में हाई होती है, इसमें वीक होती है, बस इसके थोड़ा सा डिफरेंट है। वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का रैंडम मोशन में मूव करते हैं, ठीक है जी। सो अब इसकी हमने डायग्राम बना ली यहाँ पे। फिर गैसेस में मजीद हमने कहा कि देयर इज़ नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, अनफिक्स शेप, अनफिक्स वॉल्यूम, हाई मूवेबल है, ठीक है, रैंडम मोशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है वो डिफरेंट हो गई। तो इस तरह आपने क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। देखिए ना डायग्राम, हेडिंग्स, पॉइंट्स, कितना वो ज़बरदस्त जो है वो एक इस क्वेश्चन की लुक जो है वो आपके सामने। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर। यहाँ पे इसके और में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अटैम्प्ट हमने ये किया है क्योंकि ये एक टॉपिक था। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब यहाँ पे जैसे देखें कि डेफिनीशन, स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डायग्राम।
वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक कि अगर आपने डायग्राम और अगर आपने वर्किंग लिख दी है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये एप्लीकेशन स्ट्रक्चर अच्छी बात है, ये आपकी मज़ीद इस प्रेजेंस को जो है वो इस क्वेश्चन की प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्कल लॉ, स्टेटमेंट, फार्मूला, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए आपने इस तरह वर्किंग, इसकी डायग्राम, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सैम्पल पेपर आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाएं, ठीक है। आप ट्राई करें, सॉल्व करें ये शीट प्रिंट आउट करके, अच्छी सी प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी इसी तरह लिखें, हर किसी की अपनी एक टेक्निक होती है लिखने की, लेकिन इस मतलब आपके सामने एक सैम्पल सा मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है वो जो सॉल्व पेपर है, फाइनल पेपर जो कि अपलोड हुआ है वेबसाइट में, उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अल्लाह हाफिज़।